नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। पिछले हफ्ते की वीकनेस के बाद इस हफ्ते जो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी है मार्केट्स में, उससे डेफिनेटली सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। कल 9900 के ऊपर भी इंडेक्स गया और फाइनली 9900 से मार्जिनली नीचे क्लोज हुआ। लेकिन क्या पिछले 2 दिनों की जर्नी आज भी कंटिन्यू होगी? एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज को देखते हुए तो नहीं लग रहा है। हो सकता है आज के सेशन में एक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड दिखे, क्योंकि एसएक्स निफ्टी भी 10 अंक नीचे है, यूएस मार्केट में भी बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं दिखी और एशियन मार्केट जो मिक्स्ड है। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स के अपडेट ले लेते हैं। संदीप हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद भी हैं। गुड मॉर्निंग संदीप। जो यूएस फेड के मिनट्स जारी हुए हैं उससे तो डॉविश टोन ही नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि यूएस मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंसी दिखी नहीं, सिर्फ मामूली बढ़त के साथ तीनों इंडाइसेस क्लोज हुए हैं। एग्जैक्टली क्यूज क्या हैं? देखिए दीपाली, जो एफएमसी मिनट्स की बात आप कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे इंडिकेशंस ये मिल रहे हैं कि जो फेड के अधिकारी हैं वो आगे जो रेट हाइक पाथ है यानी कि दरें बढ़ाने को लेके थोड़े से डिवाइडेड नजर आ रहे हैं, उनमें मतभेद नजर आ रहा है। देखिए, कुछ अधिकारियों का ये कहना था कि जो लेबर मार्केट में जिस तरह से टाइटनिंग हो रही है वो एक चिंता का विषय है। कुछ अधिकारी अभी भी मानते हैं कि जो महंगाई दर है यूएस में वो फेड के टारगेट से काफी नीचे है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जताई गई है। तो उससे साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि आगे जो दरें बढ़ाने का सिलसिला है फेड की ओर से वो शायद बहुत तेजी से ना देखने को मिले। और ये जो कल एफएमसी के मिनट्स निकल के सामने आए उसके बाद यूएस में अब जो दिसंबर में जो दरें बढ़ने की संभावना है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखी है। वो 50% के भी नीचे पहुंच गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो फेड की जो बड़ी बैलेंस शीट है जिसमें उनके पास बॉन्ड्स है उसको उन्होंने बेचना है, उसकी बिकवाली कब शुरू होगी उसको लेकर कोई साफ समय सीमा निकल के सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, ये क्लियर था कि जो सितंबर में बैठक होने वाली है उसमें ये जो बॉन्ड बिकवाली शुरू होनी है उसकी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर जरूर फैसला हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे आपने कहा, एक डविश टोन थी जिस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो यूएस के मार्केट्स में कल जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव टोन के साथ देखने को मिली। लेकिन जो गेन्स थे यूएस के मार्केट्स में वो काफी कैप्ड थे, क्योंकि पॉलिटिकली कुछ टेंशन यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली थी, क्योंकि ट्रंप ने अपने जो 2 एडवाइजरी काउंसिल्स हैं उनको निष्कासित किया है और इनफैक्ट बिजनेस कम्युनिटी के साथ इनकी जो तनाव बढ़ रहा है उस वजह से कुछ जो फैसले लिए गए ट्रंप की ओर से उससे मार्केट्स थोड़े से चिंतित जरूर नजर आ रहे थे। ओवरऑल देखा जाए यूरोपियन मार्केट्स कल आधे से 5% के आसपास ही गेन्स लेके बंद हुए। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स की वो दरअसल एशियन मार्केट में ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपरी स्तरों से स्लाइड होता हुआ दिखा है। कल 94 का जो लेवल था उसके नीचे डॉलर इंडेक्स में जो लेवल्स हैं वो देखने को मिले, जिस वजह से आप देखिए आज एशियन मार्केट्स में इतना यूफोरिया या तो फिर जो मोमेंटम है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप पूरे संकेत समझे तो काफी मिक्स रुझान है। देखना होगा कि इंडियन मार्केट की शुरुआत आज कैसे होती है, क्योंकि कुछ डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं जो कि इंडियन मार्केट्स को आज रूल करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल फ्रंट पर क्यूज बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। यूएस मार्केट थोड़ी फ्लैटिश टोन पर ही क्लोज हुए हैं। ज्यादातर एशियाई बाजार भी मिक्स्ड हैं और एसएक्स निफ्टी को देखें तो ये भी करीब 10 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के सेशन में आपको बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। आईटी स्टॉक्स पर ध्यान देना है, सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स पर ध्यान देना है मेटल स्टॉक्स पर। शायद ये वो पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखे। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच देख लीजिए। कल के बाजार में एफआईज एफपीआईज का जो रुझान रहा है, एफआईज एफपीआईज ने करीब 1100 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईज की ओर से खरीदारी हुई है और 1350 करोड़ की बैंक डीआईज ने कल कैश मार्केट में की है। वहीं अगर आज का आउटलुक देखें कि इंडेक्स पर आपको करना क्या है, लाइकली रेंज क्या हो सकती है, तो इंटरनेशनल क्यूज को देखते हुए पिछले 2 दिनों के स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद ऐसा लग रहा है कि आज एक सीमित दायरे में ट्रेड हो सकता है। अब जो अगला रेजिस्टेंस है, कल एक रेजिस्टेंस निफ्टी ने पार किया 9880 के ऊपर क्लोजिंग देकर। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा 9960 का। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस सीरीज के लिए भी 9960 का टारगेट दे रहे हैं। सपोर्ट आपको रखना है 9800 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक पर ध्यान दीजिए, आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक की और कल ओपनिंग से पहले और ओपनिंग के बाद भी निफ्टी बैंक थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमने सेकेंड हाफ में देखी और निफ्टी बैंक इंट्राडे हाइस पर ही क्लोज हुआ। जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक पर वो 24,200 का रहेगा। लेकिन आज स्टील स्टॉक्स पर नजर रखिए, कांस्टेंट बाइंग स्पेस में देखिए और शायद ये स्ट्रेंथ आज गेन भी करे। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में पुल बैक आ सकता है। इन्फोसिस पर स्पेशली ध्यान दीजिए क्योंकि अगस्त 19 को कंपनी की बोर्ड बैठक है बायबैक पर। अब एक ओपनिंग का आउटलुक ले लेते हैं। मीर भट्ट हमारे साथ मौजूद भी है फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग मीर। 2 सेशन के एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद आज अगेन इंटरनेशनल फ्रंट पर जो क्यूज हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हैं। लेकिन कल जिस तरह का मूव हमने मेटल स्टॉक्स में देखा, एफएमसीजी में देखा, बैंकिंग में देखा, क्या ये कह सकते हैं कि अगर इन सेक्टर्स की ओर से आज भी सपोर्ट आया तो शायद ट्रेंड पॉजिटिव रहे, भले ही शायद रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड हो? जी हाँ, ये कहा जा सकता है कि आज भी हो सकता है बायस पॉजिटिव ही रहे, लेकिन जो अपसाइड है वो थोड़ी सी लिमिटेड रहे। कल जिस तरह का ट्रेंड हमने देखा था, देखिए अब मार्केट के लिए जरूरी है थोड़ा कि जो 9900 के ऊपर का लेवल है
जी। उसे ये चेस करे और वहां पर सबसे ज्यादा रहने की कोशिश करे। जितना इसके ऊपर टिकेगा उतना जो बुल्स का भरोसा है वो स्ट्रांग होगा मार्केट पर। लेकिन अभी भी इस सीरीज के लिए कोई ज्यादा ये नहीं मान रहा है कि 10,100 के ऊपर के लेवल मार्केट में कन्विंसिंगली देखने को मिलेंगे। जी, लेकिन मिहिर आज के सेशन में अगर हम सेक्टोरल मूव की बात करें तो क्या डिफेंसिव और अग्रेसिव का मिक्स हो सकता है? मेटल्स, आईटी ये क्या परफॉर्म कर सकते हैं आज? एक्चुअली मोर देन दैट जो मोमेंटम है उसका प्ले होगा मार्केट में, डिफेंसिव अग्रेसिव से भी ज्यादा, क्योंकि इस तरह के मार्केट में कोई ना रिस्की बेट लेना नहीं चाहेगा। तो जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जिस पर लोग बेट करना चाहेंगे। जी, चलिए शुक्रिया मिहिर आउटलुक शेयर करने के लिए। तो दायरे में ट्रेड हो सकता है आज के सेशन में, लेकिन शायद बायस पॉजिटिव रहे। और जैसे कि हमने कहा भी, सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स कल बाजार बंद होने से पहले ठीक चले थे। जो सेबी की खबर भी आई थी कि लेंडर्स के लिए नियम आसान किए थे डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को लेकर, तो उन स्टॉक्स में एक स्पर्ट कल आया था। हो सकता है मूव वहां पर एक्सटेंड हो। इन्फोसिस पर बायबैक की खबर है, इन्फोसिस चल सकता है। मेटल स्टॉक्स कांस्टेंट चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में मेटल प्राइसेस सर्ज कर रहे हैं। और आज तो एक मूडीज की रिपोर्ट भी आई है जहां पर उन्होंने एशिया के स्टील सेक्टर का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव किया है। तो इंपॉर्टेंट खबर है इन सेगमेंट्स के लिए और इन पॉकेट्स पर आपको ध्यान भी देना है। लेकिन निफ्टी पर करना क्या है, इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। लोकेश उपल हमारे साथ मौजूद है माई स्टॉक रिसर्च से। लोकेश, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर ट्रेडिंग व्यू क्या है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। जैसे कि मैंने देखा कि निफ्टी वाज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ अराउंड 9750 और 9850। कल के सेशन में 9850 के ऊपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। जस्ट लुकिंग एट दोस चार्ट पैटर्न, हमारा बाय और डिप की रिकमेंडेशन रहेगा निफ्टी में। मेरा टारगेट फॉर निफ्टी फॉर टुडे विल बी क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9950। 9950 के हमें निफ्टी को बाय करना है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9850। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी स्लिप बिलो द लेवल्स ऑफ 9850 तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड कर लेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का जो दायरा रहेगा निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए वो 24,200 से लेकर 24,680 के बीच में बना रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी 24,680 के ऊपर जाएगी तो 24,900 के लेवल भी देखने को 1 से 2 सेशन में देखने को मिल जाएंगे। तब हमें हो सकता है निफ्टी में लेवल्स अपने 9980 और 10,000 के भी देखने को मिले। तो हमें बाय ऑन डिप की रणनीति को अपनाना है और टारगेट्स ऑफ 9950 निफ्टी टुडे। ठीक है, 2 स्टॉक्स कौन से रेकमेंड करेंगे आप लोकेश? दीपाली जी, हमारी पहली पिक रहेगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में। यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 425 एंड 430। तो वी विल रिकमेंड टू बाय इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फॉर अ टारगेट्स क्लोज टू लेवल्स ऑफ 445 विद अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 428। और यहाँ पे हमारी दूसरी पिक रहेगी दीपाली जी, वो रहेगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में। एचपीसीएल में देखेंगे तो चार्ट काफी प्रॉमिसिंग ऑन वीकली बेसिस, जो इंडिकेट करते हैं कि आने वाले टाइम आज ये स्टॉक आपको 448 450 के लेवल्स ऊपर दिखा सकता है एंड वी कैन कीप द स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 425। ठीक है, चलिए शुक्रिया लोकेश आपका। तो 2 ट्रेड्स यहाँ पर लोकेश ने रेकमेंड किया। एक तो एचपीसीएल बाय रिकमेंडेशन है, 448 के टारगेट है, 425 का स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ यहाँ भी खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं लोकेश। और जो टारगेट्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में आज के लिए वो आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए अगर आपने मिस किए हैं। 445 के टारगेट से 428 का स्टॉप लॉस रेकमेंड किया जा रहा है। लेकिन अलग अलग हाउसेस की ओर से कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक पर पोजिशन बनाने की सलाह आ रही है 38 के टारगेट्स के लिए, 32 का स्टॉप लॉस। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है। अगली पिक जो है वो भी चॉइस ब्रोकिंग की ओर से है और जो स्टॉक वो पिक कर रहे हैं वो रहेगा दीपक फर्टिलाइजर्स का। 382 का टारगेट, 358 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है। तो ये 2 कॉल्स चॉइस ब्रोकिंग की ओर से आ रही हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स ये इनफैक्ट ये ट्राइडेंट है, माफ कीजिए, चॉइस ब्रोकिंग की तीसरी कॉल है। दीपक फर्टिलाइजर्स ने ये ट्राइडेंट है जहां पर 80 की क्लोजिंग कल के लेवल पर हुई थी, आज के लिए 85 का टारगेट है, 78 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जुबिलेंट फूड्स, इस स्टॉक पर आप बेट कर सकते हैं। आईएफएल का व्यू है कि 1470 तक जा सकता है, 1360 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी आप कर सकते हैं। अच्छा चला भी है पिछले कुछ दिनों में, खबरें भी पॉजिटिव रही हैं। तो जुबिलेंट फूड्स पर बाय रिकमेंडेशन है आईएफएल की ओर से। नेक्स्ट ट्रेड रहेगा ग्रुप फाइनेंस का। कल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मूव हमने देखा भी था। ग्रुप फाइनेंस को पिक किया है आईएफएल ने 505 के टारगेट के लिए, 462 का स्टॉप लॉस ये रेकमेंड कर रहे हैं। 472 के लेवल पर ये स्टॉक कल के सेशन में बंद हुआ था। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं आज के सेशन के लिए। लेकिन कुछ बड़ी खबरें कौन सी हैं, रुक कर लेते हैं न्यूज इन फोकस का। अंचल हमारे साथ मौजूद भी हैं। अंचल, आज इनफैक्ट जो सेटअप है, जो न्यूज फ्लो है, उसके हिसाब से स्टील स्टॉक्स हो या फिर बैंकिंग स्टॉक्स हो, स्पेशली सरकारी बैंक या फिर इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स लाइमलाइट में रहने वाले हैं। लेकिन आपने कौन सी बड़ी खबरें पिक की हैं और उनकी डिटेल्स बताइए। बिल्कुल दीपाली, शुरुआत इन्फोसिस से करेंगे। दिग्गज कंपनी ने फाइनली अनाउंस किया है 19 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है और इसलिए क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि बायबैक को लेकर अब फैसला लिया जाएगा।
देखिए FY18 की शुरुआत में कंपनी ने अनाउंस किया था करीब 13,000 करोड़ कंपनी शेयरधारकों को वापस देना चाहती है डिविडेंड और बायबैक के तौर पे, जिसमें से डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी करीब 3400 करोड़ का वापस रिटर्न दे चुकी है निवेशकों को। तो करीब 10,000 करोड़ का अब कंपनी बायबैक अनाउंस कर सकती है। एक संभावित जो उम्मीदें जो इस समय बाजार में चल रही खबरें उसके अनुसार जो बायबैक है वो करीब 1250 से 1300 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक आ सकता है। ये शेयर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। देखिए मौजूदा भाव से एक प्रीमियम पे बायबैक आ रहा है तो डेफिनेटली रन अप देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप सभी दिग्गजों के बाद अब खाली इन्फोसिस बची थी जिसने बायबैक नहीं दिया, तो काफी क्रिटिकल हो जाएगा कि क्या बायबैक प्राइस रहता है और कितना कंपनी ओवरऑल खर्च करती है। उम्मीद यही लगाई जा रही करीब 10,000 करोड़ का खर्च इस बारी बायबैक पे हो सकता है। साथ ही एक बड़ा मूव रहेगा स्टील स्पेस में। देखिए मूडीज का कल देर रात बयान आया, उन्होंने स्टील सेक्टर जो एशियन स्टील सेक्टर है उसकी अक्रॉस द बोर्ड रेटिंग जो आउटलुक है उसे इंप्रूव किया। रेटिंग में बदलाव नहीं है लेकिन आउटलुक को इंप्रूव किया है, नेगेटिव से अब स्टेबल किया है। और ये स्पेसिफिकली इंडियन स्टील कंपनी के लिए काफी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि 2016 से नेगेटिव आउटलुक था इंडियन स्टील सेक्टर पर मूडीज का, तो अब आउटलुक अपडेट होकर स्टेबल होना एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है आज कंपनियों के लिए। और जब आउटलुक अपडेट किया गया दीपाली, उसका सबसे बड़ा कारण है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में मेटल प्राइसेस रिकवर हो रहे हैं। देखिए जिंक के दाम करीब 10 साल की रिकॉर्ड हाईज पर काम कर रहे हैं, वहीं कॉपर दाम भी 32 महीनों के हाईज पर ट्रेड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम के प्राइसेस 2017 के दौरान 20% उछल चुके हैं और ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से ग्लोबल मेटल प्राइसेस हैं बिहेव कर रहे हैं उसके चलते अब आउटलुक को वापस से मूडीज ने स्टेबल किया है। और लास्टली एक इंपॉर्टेंट खबर रहेगी, वो रहेगी टाटा सन्स से एसोसिएटेड। बेसिकली टाटा सन्स की दीपाली 9 अगस्त को बोर्ड बैठक थी और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं उनकी जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस डीलिंग शेपोजी पनोजी ग्रुप के साथ थी उनको रोक देने के लिए कहा गया है। उनको रोकने का आदेश बोर्ड ने दिया है टाटा सन्स के। बेसिकली आपको याद होगा जो पूरा विवाद उठा था टाटा मिस्त्री के बीच में, जो चेयरमैनशिप पद से हटाया गया था, उसके बाद जिस तरह से पूरा प्रोसेस चला था और वाद विवाद चला था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं टाटा सन्स एज अ ग्रुप को और साथ ही टाटा ब्रांड को जो डेंट हुआ है उसके एवज में अब ये डिसीजन लिया गया है कि शेपोजी पनोजी ग्रुप के साथ कोई कामकाज नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें बिजनेस डीलिंग्स का जो प्रोसेस है वो अटकने का खतरा हो जाता है। बिकॉज ऑलरेडी जो कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है। चेयरमैन पद पे थे साइरस मिस्त्री, वहां से हटाए गए, तो अब गोइंग अहेड कोई डीलिंग्स नहीं की जाएगी शेपोजी पनोजी ग्रुप के साथ। काफी अहम हो जाता है क्योंकि आपको एक सिंपल एस्पेक्ट बताता हूँ दीपाली, TCS का जो बैंगलोर कैंपस है उसका एक मेजॉरिटी चंक करीब 60 से 65% जो हिस्सा है वो शेपोजी पनोजी ग्रुप ने बनाया था। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े ट्रांजैक्शन थे दो ग्रुप्स के बीच में, लेकिन टाटा मिस्त्री विवाद के बाद अब कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो खराब हुए हैं और इसको देखते हुए अब ग्रुप ने टाटा सन्स ने डिसाइड किया है कि कोई बिजनेस डीलिंग्स शेपोजी पनोजी ग्रुप के साथ नहीं की जाएगी। इनफैक्ट मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो खबर आपने बताई वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टाटा ग्रुप के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए इसका दोनों एस्पेक्ट हैं दीपाली। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, अगर आप जैसे मैंने कहा एक ग्रुप है जिसके चेयरमैन पद, जिसके जो प्रीमियर थे, जिसके चेयरमैन थे वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने साइरस मिस्त्री, फिर वहां से हटाए गए, तो वो जो एक खटास रहती है रिश्तों में वो कहीं ना कहीं डेंट कर सकती है, उसका खतरा रहता है। वो चीज नहीं अब दिखेगी। अब जब डीलिंग्स ही नहीं होगी तो वो टेंशन टाटा ग्रुप पे नहीं होगा। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, एज अ शेयर होल्डर शेपोजी पनोजी ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18.4% हिस्सा होल्ड करता है टाटा सन्स में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब जो शेयर होल्डर अप्रूवल्स हैं वो किस तरह से पैन आउट होते हुए दिखेंगे, उसमें कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका अंचल। तो ये दोनों खबरें इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप पर नजर रखिए आप स्टील स्टॉक्स पर, मेटल स्पेस पर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी जो मेटल प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट सर्च कर रहे हैं। कल भी जिंक, कॉपर, स्टील सब में एक अच्छा स्पर्ट हमने देखा। एल्यूमिनियम भी इनफैक्ट 4-5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स कल भी चल रहे थे, आज देखना होगा इन स्टॉक्स का बिहेवियर। लेकिन जेपी ग्रुप के स्टॉक्स पर भी आप ध्यान दें। और एक इंपॉर्टेंट खबर है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। कल दरअसल मार्केट बंद होने के बाद ये खबर आई कि ग्राहकों के फायदे के लिए जो जी बिजनेस की मुहिम है वो आखिरकार रंग ला रही है। जेपी इंफ्रा और आम्रपाली ग्रुप जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के हजारों होम बायर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में वो पूरी तरह ग्राहकों के साथ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कहा कि ऐसे आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स में फंसे सभी ग्राहकों को फ्लैट मिलने चाहिए। जेपी इंफ्रा के ग्राहकों
से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की सहानुभूति पूरी तरह फ्लैट बायर्स के साथ है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं उनमें भी बायर्स को राहत देने के लिए प्रावधान है। तो थर्ड पार्टी बनाकर किसी कंपनी को ये काम दिया जा सकता है कि वो जेपी इंफ्रा के अधूरे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और इनफैक्ट हमने कल आपको बताया भी था कि एनबीसीसी एक ऐसी सरकारी कंपनी है जिसने इच्छा जताई भी है। कल हमने बातचीत भी की थी अनुप कुमार मित्तल से, उन्होंने भी ये खबर कंफर्म की थी। लेकिन वित्त मंत्री को सुन लेते हैं। जितने भी ये केसेस हैं जहां फ्लैट बायर्स ने डेवलपर्स को पैसा दिया हुआ है, उन सबको उनका फ्लैट मिलना चाहिए और हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। अब जो केसेस इंसॉल्वेंसी में गए हैं वहां भी कानून में इसका प्रावधान प्रक्रिया है कि इंसॉल्वेंसी के दौरान किसी भी कंपनी का व्यवसाय कैसे चलेगा, उस कानून में इसका प्रावधान है। और क्योंकि अब ये उस कानून के माध्यम से कवर होंगे तो जो लोग इससे अग्रीव्ड हैं उनके पास भी इसकी रेमेडी हो सकती है। और ऐसी कोई अगर मूव आती है तो सरकार की पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ होगी जिन लोगों ने अपनी रकम दी है और जो आज इनका हक है इन फ्लैट्स को मिलना। तो एक राहत भरा स्टेटमेंट जेपी ग्रुप के होम बायर्स के लिए वित्त मंत्री की ओर से। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। एसजेक्स निफ्टी अभी भी फ्लैट लेकिन नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 4.5 अंक नीचे, इनफैक्ट अब 9 पॉइंट्स नीचे है 9899 के लेवल्स पर। लेकिन फटाफट से चलते हैं सुमित के पास और जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। देखिए बहुत सारी खबरें आपको पहले अंचल बता गए हैं, इंपॉर्टेंट खबरें उन्होंने बताई हैं, लेकिन कुछ और खबरें जहां पर आज इंपैक्ट आएगा उसमें पहला नाम है स्पाइस जेट का। स्पाइस जेट के केस में खबर यही, कंपनी ने 329 करोड़ रुपए की जो बैंक गारंटी है वो जमा कर दी है और रफली 250 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त कैश से अब देना है उसके लिए 2 हफ्ते का जो एक ड्यूरेशन, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है वो कंपनी को मिला है। तो स्पाइस जेट पे आज हो सकता है कुछ इंपैक्ट है। वैसे भी कल सेकंड हाफ में जो डीजीसी वाली खबर आई थी उसका भी इंपैक्ट आता दिखाई पड़ सकता है। पिरामल एंटरप्राइजेस को लेकर भी खबर है, कंपनी की एक सब्सिडरी है उसने कंटेक्स्ट मार्थर का एक एक्विजिशन किया है। ये जो एक्विजिशन किया गया है ये डिसीजन रिसोर्स के जरिए एक्विजिशन किया गया जो कि पिरामल एंटरप्राइज की यूएस की सब्सिडरी है। तो हो सकता है पिरामल एंटरप्राइज में भी कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़े। भारत रसायन के नंबर्स आए हैं मुनाफे फ्रंट पर, करीब 14 करोड़ से बढ़ के 15.5 करोड़ रुपए मुनाफा आया है और आय भी 181 करोड़ से बढ़ के 184 करोड़ रुपए के आसपास आई। तो मोरलेस फ्लैटिश नोट पे ही कंपनी की जो आय है वो आते हुए दिखाई पड़ी है। आईओसी को भी लेकर एक खबर आई थी कल सेकेंड हाफ में, मार्केट आज के अंत तक एक खबर आई थी कि पेट्रोनास ने कंपनी के एलएनजी टर्मिनल को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि हिस्सा खरीद को लेकर कुछ इंटरेस्ट दिखाया है और तमिलनाडु में कंपनी का एलएनजी टर्मिनल रेडी हो रहा है और जो अगले वित्त वर्ष तक रेडी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि आईओसी ने भी ये डिनाई किया कि वो किसी भी हिस्सा बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पेट्रोनास ने यहाँ पर हिस्सा खरीद की कुछ एक इच्छा जताई है। कुछ खबर जो है वो स्पेशली इम्प्लांट्स को लेकर आई है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो ड्रग रेगुलेटर है उसने नी इम्प्लांट्स की जो कॉस्ट है उसके अंदर एक स्टीप कट किया है। जो रफली 54,000 रुपये के आसपास या 55,000 रुपये के आसपास के ये कॉस्ट बैठेगी। तो ऑप्टो सर्किट जैसी कंपनियों के ऊपर हम नजर रखें। अबॉट हालांकि मेजरली हार्ट इम्प्लांट्स के अंदर कामकाज कर रहा है, लेकिन कुछ कारोबार इसका बाकी इम्प्लांट्स पर भी है, तो हो सकता है इन जैसी कंपनियों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता दिखाई पड़े। जी शुक्रिया सुमित आपका ये खबरें बताने के लिए। अब कमोडिटीज के रुख कर लेते हैं। वीरेश हिरामत हमारे साथ मौजूद हैं, हेड रिसर्च कमोडिटी के हैं कावी कॉमट्रेड से। वीरेश गुड मॉर्निंग। 2 कमोडिटीज आज के लिए कौन से रेकमेंड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग दीपाली। आज के लिए गोल्ड और क्रूड दोनों एक अच्छा काउंटर लग रहा है। जिस तरह से गोल्ड कल इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी किया था इंटरडे लो से, आज के ट्रेडिंग सेशन देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में पॉजिटिव ऑलमोस्ट 0.5% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। उसी हालत से इंडियन मार्केट में भी संकेत मिल सकता है। मेरे को लग रहा है हम आज मार्केट में अराउंड 29,200 लेवल देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा बाई का अराउंड 28,980 का। 29,200 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 28,850 का। ठीक है,
चलिए शुक्रिया वीरेश आपका ये 2 ट्रेड्स बताने के लिए। तो गोल्ड पर बाय करने की सलाह है, क्रूड पे सेल करने की सलाह दे रहे हैं। फटाफट से आपको बता देते हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो बायोकॉन के बारे में बता देते हैं। कल भी ये स्टॉक 7% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था और आज सीएलएसए ने सेल की रेटिंग दी है और टारगेट को रिड्यूस करके 210 का किया है। सीएलएसए ने काफी सारे कंसर्न्स रेज किए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्लांट है उसको नॉन कंप्लायंस जो है वो एक हर्डल क्रिएट कर सकती है यूएस एफडीए अप्रूवल्स के लिए। नेक्स्ट की इवेंट जो है वो सितंबर 3 को है, जब यूएस एफडीए रिव्यू करेगा ट्रास्टुजुमाब एप्लीकेशन को। अगर वहां से कोई भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है तो डाउनसाइड स्टॉक में नियर टर्म में ओपन हो सकता है। और इन्हीं की रिस्क को देखते हुए सेल की रेटिंग दी है सीएलएसए ने बायोकॉन पर। 210 के टारगेट्स दिए गए हैं। वहीं कोल इंडिया पर जेफरीज की बाय रेटिंग आई है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और जो उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई है वो पॉजिटिव है और इसीलिए उन्होंने जो होल्ड की रेटिंग के साथ जो टारगेट्स उनको रेस किया है 237 से बढ़ाकर जो टारगेट्स है वो 245 के दिए हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट